Hello dear students, this is our next lecture of chapter first chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ असर्शन टाइप क्वेश्चंस. ओके, तो एक बार हम थोड़ा सा जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. देखो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट होते हैं, एक असर्शन स्टेटमेंट जिसको ए लिखा जाता है, एक रीजन स्टेटमेंट जिसको आर लिखते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं. सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, आपने एक सही ऑप्शन को चूज करके इनका आंसर आपने करना है. नीचे चार ऑप्शन गिवन है जिसमें ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. जब दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए की, तब आपको ऑप्शन नंबर ए चूज करना है. अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना है. सी ऑप्शन तब चूज करेंगे जब असर्शन ट्रू स्टेटमेंट होगी बट रीजन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी. और डी ऑप्शन तब चूज करेंगे जब असर्शन फॉल्स स्टेटमेंट होगी पर रीजन ट्रू स्टेटमेंट होगी. क्लियर है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे. तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन. पहले चार क्वेश्चन जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप जो है लास्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं. ओके, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. असर्शन स्टेटमेंट गिवन है, आप जो है एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके फिर आप चेक कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर रहेगा और फिर आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं इनके आंसर्स. ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें लिखा हुआ है असर्शन, लिखा हुआ है असर्शन स्टेटमेंट है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट में. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये एक्टिविटी हमने करी हुई है. आप एक्टिविटी वाली जो वीडियोस हैं पीछे जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. क्लियर, तो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये कैसा होता है बेटा, सॉलिड वाइट कलर का होता है. ये कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है. इसको जब आप सनलाइट में रखते हैं, तो सनलाइट में रखने के बाद यहाँ पे बनता है सिल्वर Ag सॉलिड फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस निकल जाती है Cl2 गैस निकल जाती है. जो ये सिल्वर है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है. कैसा होता है, ग्रे कलर होता है. क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, फोटोलिसिस होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पे ग्रे कलर का सिल्वर बन जाता है. तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, असर्शन स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है. वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट में. ओके, असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है. नाउ रीजन वाली स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं. रीजन में क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बना लेता है वो, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनता है. ये बात भी बिल्कुल सही है. अभी हमने रिएक्शन लिखी, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के हमें क्या देता है, सिल्वर मेटल देता है Ag सॉलिड फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस, और जो सिल्वर मेटल है उसी की वजह से ग्रे कलर वहाँ पे दिखाई देता है हमें. क्लियर हो गया, तो असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है. देखो, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज decomposition of silver chloride in presence of sunlight takes place to form silver metal and chlorine gas. because लगाने के बाद बिल्कुल सही आंसर बन पा रहा है ये. तो हम कहेंगे असर्शन ट्रू स्टेटमेंट, रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की. तो हम क्या कहेंगे कि जो इसका आंसर रहेगा वो ए आएगा. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू स्टेटमेंट, तो ए आंसर आ जाएगा इसका. पांचवें का क्या आंसर आएगा, ए आ जाएगा. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का. सिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हम. सिक्स क्वेश्चन में असर्शन गिवन है इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन. कॉपर की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. ध्यान से समझेंगे बेटा इसको. देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार. इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर की जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा CuO. कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन लिख देते हैं सीधा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है.
और कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा ये ब्लैक कलर का बनेगा। कैसा बनेगा? ब्लैक कलर का बनेगा। क्लियर हो गया? इसको बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है तो राइट में भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब कॉपर 2 हो गए तो आपको जो है इधर जो है 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो 2 कॉपर प्लस O2 से बना है 2CuO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ब्लैक कलर का होगा। और कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कॉपर की वायर आप देखते ही होंगे घर में, कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है CuO। अब इसमें क्या कहा है कि जो कॉपर है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का किया था तब हमने डिस्कस करा था। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? दूसरे में से क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा या दूसरे को हाइड्रोजन देगा। ठीक है ना? ऐसे कह सकते हो। तो दूसरे को जो रिड्यूस करे और खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब खुद में उसमें क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कॉपर से क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। बिल्कुल सही बात है ये तो। कॉपर की खुद की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6 के असर्शन में गिवन है इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, जब कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कॉपर एक्ट एज जो है कॉपर सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन जो है ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अब हम। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है वो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगे। खुद ऑक्सीडाइज कब होंगे? जब वो ऑक्सीजन गेन करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इस स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है। अब हम चेक करेंगे क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, वो चेक कर लेते हैं। देखो असर्शन में लिखा हुआ है इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। कॉपर की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगर कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करा हुआ तभी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रीजन में लिखा हुआ बिकॉज द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए आंसर आएगा। क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 7th क्वेश्चन। इसमें असर्शन देखो क्या गिवन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवाएंगे हम वाटर का। मतलब वाटर है उसमें थोड़ा सा एसिड डाल करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस हमें देता है। तो ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। कह रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही हैं तो जितना ऑक्सीजन गैस बनेगा हाइड्रोजन गैस उसका डबल बनेगा। हम एक बार इस रिएक्शन को लिख करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा? वाटर होता है। ठीक है जी। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। इसको बैलेंस करेंगे। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। राइट साइड में भी कितने हैं? 2 हैं। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1। और राइट साइड में कितना है? 2। तो आपको इधर लेफ्ट साइड में भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर के आगे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 4 हो गए। तो इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। ओके, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, H2 प्लस O2 बन रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ओनली 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो रेशो अगर हम देखें किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 2:1 है।
हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन क्या है, डबल है ऑक्सीजन का। अब जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में जो अमाउंट होती है हाइड्रोजन की वो डबल होती है ऑक्सीजन की अमाउंट का। तो ये बात तो सही होगी। अभी हमने रिएक्शन लिख करके देखा, इसमें क्या है, सही है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन डबल होगी ऑक्सीजन का। तो ये बात सही है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि लिखा हुआ है असर्शन के अंदर इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस। जो वॉल्यूम होती है हाइड्रोजन की वो क्या होती है, ट्वाइस होती है दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन वाली स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, वाटर दैट इज H2O हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 1:2, कि जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो 1:2 में होते हैं। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। हाइड्रोजन डबल होती है 2 और ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, 1:2 नहीं 2:1 आना चाहिए था। अगर उसको 1:2 लिखना था तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखना चाहिए था। अगर वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखता तब 1:2 था, सही था बिल्कुल। पर अगर उसने लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो रेशो गलत लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टाइम पे रेशो 1:2 होगा, और अगर लिखा जाए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो रेशो 2:1। ये बातें आपने नोट करनी है। क्लियर है। देखो क्या कहा गया है, अगर लिखा जाए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना आएगा वाटर के अंदर, 2:1। और अगर लिखा जाए क्या कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशो, जिसको पहले लिखा है उसी का रेशो पहले लिखेंगे ना, तो 1:2। तो ये चीज़ नोट करनी है आपने। क्लियर हो गया ना। तो वहाँ पे जो चीज़ें गलत हैं वो इस स्टेटमेंट में, रीजन वाली स्टेटमेंट में क्या गलत हो जाता है कि जो वाटर है हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 1:2, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, असर्शन सही है पर रीज़न आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें देखो असर्शन सही पर रीज़न गलत है। सी ऑप्शन देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो सी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा आंसर आएगा बेटा, सी। तो आप लिखेंगे इसका आंसर सी, 7th का आंसर आएगा सी। ओके, 8th क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं अब जरा। 8th क्वेश्चन में है, असर्शन गिवन है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको जनरली जो है, प्राय है, कॉमनली क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। जो कोरोजन होता है आयरन का वो किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि कोरोजन के लिए क्या चाहिए हमें, रस्टिंग, जो आयरन की रस्टिंग करवानी है उसमें हमें वाटर भी चाहिए होता है, एयर भी चाहिए होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है। देखो असर्शन में लिखा हुआ है कोरोजन जो होता है आयरन का उसको कॉमनली हम रस्टिंग बोलते हैं, और रीजन स्टेटमेंट में लिखा है जो कोरोजन होता है आयरन का किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में होता है। क्लियर। तो दोनों बातें सही है, असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है। पर अब हमने चेक करना है क्या रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, वो देखते हैं। रीजन में लिखा है कोरोजन जो है आयरन का वो वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में होता है। तो रीजन स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं बता रखा कि कोरोजन जो है आयरन का उसको रस्टिंग क्यों बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि आयरन के कोरोजन में आयरन के सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, तब ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती, तभी तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब क्या, रस्ट प्रोड्यूस हो जाना। तो रीजन की स्टेटमेंट में कहीं भी रस्ट के बारे में बात नहीं हो रखी है, उसमें सिर्फ ये बता रखा है कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर एंड एयर की। तो स्टेटमेंट तो सही है पर वो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही। तो असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही। तो हमारा आंसर 8th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ओके, बी आंसर इसका हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 8th का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। तो जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर ए, 6th क्वेश्चन का आंसर भी ए, 7th का सी और 8th का आंसर बी आ रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th।
इसकी जो असर्शन है उसको ध्यान से नोट करेंगे। असर्शन में लिखा हुआ है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो बैलेंसिंग होती है केमिकल इक्वेशन की वो किस पे बेस होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं? वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? आंसर क्या होता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो असर्शन जो स्टेटमेंट है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। अब बात कर लेते हैं रीजन वाली स्टेटमेंट की। रीजन में लिखा हुआ है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास होना चाहिए प्रोडक्ट के। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है असर्शन की। क्लियर है? तो आप क्या कहेंगे कि असर्शन स्टेटमेंट भी सही है, रीजन स्टेटमेंट भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो आप इसका आंसर जो है ए लगा देंगे, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में क्या गिवन है बेटा? इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है टोटल मास प्रोडक्ट के। क्लियर हो गया? रीज़न देखो, असर्शन जो स्टेटमेंट है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होता है टोटल मास प्रोडक्ट के, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन वाली स्टेटमेंट में क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। किसी केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो स्टेटमेंट होती है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या स्टेटमेंट होती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, पर ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके तो रीजन में लिखा हुआ मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, तो ये बात भी सही है। रीजन भी सही स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही स्टेटमेंट है। अब हमें चेक करना है कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, एक ही वो चेक करेंगे। देखो असर्शन में बोला गया था इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर होता है टोटल मास प्रोडक्ट के। क्योंकि बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, क्योंकि किसी केमिकल चेंज में ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रही है असर्शन की। तो असर्शन सही स्टेटमेंट, रीजन भी सही स्टेटमेंट और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर आया वो ए, सिक्स्थ का आंसर ए, सेवन्थ का सी, एट्थ का बी, नाइन्थ का ए और टेंथ का भी ए आया। तो इस तरीके से हमने असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करना होता है कि क्या असर्शन वाली स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। फिर हमें चेक करना होता है रीजन वाली स्टेटमेंट अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो फिर हमें चेक करना होता है कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की या नहीं है। ओके तो आपको उसके बाद फिर आपको पता लगता है अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो क्या आंसर लगाना है, नहीं है तो क्या आंसर लगाना है, अगर एक गलत है तो क्या आंसर लगाना है, दोनों गलत है तो क्या आंसर लगाना है। वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ऑप्शन चेक करने हैं। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दे रखे थे, 5वां ऑप्शन भी आपको गिवन हो सकता है जिसमें लिखा होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ये भी लिखा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे गिवन है। तो आपको सारे असर्शन को भी पढ़ना है, रीजन को भी पढ़ना है और फिर एक्सप्लेनेशन भी चेक करनी है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।